चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए पहले का जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, याद रखिए 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वैसे हमने इस क्वेश्चन को आपको कई बार आपको पढ़ाया भी है। कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कश्मीर का अकबर के नाम से जानते हैं, किसे जानते हैं। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर आपकी जैनुल। याद रखिए इन्हें जैन उन अबाबदीन का नाम से जाना जाता है, इन्हें कश्मीर के अकबर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अनेक प्रशासनिक इन्होंने सुधार भी किए हैं, इसलिए बहुत ही आपके यहाँ पर अच्छे लीडर आपके थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है। चलिए कह रहा है केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के ने लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की। तो याद रखिएगा बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका बनेगा कौन सा, तो 14 वर्ष दे रहे हैं काफी लोग। याद रखिए लड़कियों की उम्र आपकी 14 वर्ष और लड़कों की वर्ष उम्र कितनी, तो आपकी 18 वर्ष, याद रखिएगा। तो राइट आंसर इनमें से क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया ना, इतना सभी का क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया है भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। चलिए बताइएगा कि भक्ति आंदोलन का, यहाँ पर बताना भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहते हैं 4 नंबर में। तो चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर आ रहा है। चलिए क्या जवाब हो जाएगा, रामानुजाचार्य। देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर भक्ति आंदोलन का जो आपका जाना जाता है रामानुजाचार्य माना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए अच्छा आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था। चलिए बताइएगा कि किसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया है। यहाँ पर आपका 5 का जवाब क्या बनेगा। तो चलिए 5 का जवाब देना है। चलिए वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं, 5 का ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं आपका ए नंबर। याद रखिए ये आपकी कौन है, तो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह में बहुत ही ज्यादा जोर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। चलिए 6 का जवाब देना है, क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही है कि कैबिनेट मिशन। अब थोड़ा सा तेज हो जाइएगा क्योंकि अभी तक हम आराम से पढ़ा रहे थे, अब थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। चलिए 6 का जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा आपके कैबिनेट मिशन 1946 में। कब आया था, तो आपके 1946 में। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके साथ कौन कौन थे, तो आपके 3 सदस्यीय टीम थी, जिसमें से आपके पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, है ना। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था। चलिए बताइएगा उदारवादी नेता नहीं था, जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 7 नंबर में देखिए उदारवादी नेताओं में देखिए आपके यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पर जो 7 नंबर है ऑप्शन डी नंबर, ये लाला लाजपत राय। देखिए आपने नाम सुना होगा कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये सभी कैसे थे, गरम दल के थे। कैसे थे, ये गरम दल के थे, अर्थात मतलब ये कह सकते हैं ये सीधे साधे इंसान नहीं थे, है ना, ये सीधे साधे इंसान नहीं थे। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका हो जाएगा डी नंबर, ये बाल गंगाधर जो तिलक है ये उदारवादी नहीं थे, ये कौन से थे, तो गरम दल के नेता थे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। 8 का जवाब देना है। तो चलिए 8 का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा, बिल्कुल है 8 नंबर में ऑप्शन ए आ रहा है एनी बेसेंट, है ना। जवाब बिल्कुल सही है कि आपकी एनी बेसेंट, आपको याद होगा कि जो आपका 1917 का अधिवेशन हुआ था, है ना, कलकत्ता अधिवेशन, वहां पर प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए 9 को ऑप्शन दे रहे हैं, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं यहाँ पर। सी नंबर देखिए, सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है ना, तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन बताना है। और अगर ये पूछ लेता स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब यहाँ पर क्या बताते, बी बताते। मान लो एक क्वेश्चन और हम आपसे बना देते हैं कि स्वतंत्र भारत का दूसरा गवर्नर जनरल, तब क्या देते, तब भी आप किसको देते हैं, आप सिराज गोपालाचारी, क्योंकि प्रथम तो ये आपके हो गए हैं, सेकंड कौन हो जाते, ये हो जाते, है ना। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वर्ष 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा क्यों की थी। बताइएगा 10 का जवाब जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा कि वर्ष 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह दांडी यात्रा क्यों की थी। नमक कानून तोड़ने के लिए, सेकंड नंबर है अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, ए या बी दोनों, कौन सा जवाब हो जाएगा। तो चलिए काफी विद्वान साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, सी नंबर कह रहे हैं, सी नंबर आपका होगा। लेकिन काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं
हैं जो कि बहुत ही महान लोग हैं, वो जवाब दे रहे हैं ए नंबर। तो बिल्कुल सही है, जो लोग महान हैं वो लोगों ने जवाब दिया है ए नंबर, क्योंकि याद है कि दांडी यात्रा सिर्फ उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए किया था, भारत में भारत से निकालने के लिए यात्रा आपकी नहीं थी। ये आपका कोई ऐसा सत्याग्रह आंदोलन, ऐसेवाद आंदोलन नहीं था, ये आप कह सकते हैं एक दांडी यात्रा था, नमक कानून के लिए था। तो यहाँ पर आपको जवाब क्या देना है, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। अर्थात एक ऐसा मंडल है, अगर ये मंडल ना होता तो जितने भी आपके रेडियो तरंगों से होता है, कुल मिला के कैसे, जैसे मान लीजिए रेडियो आप लोग सुनते हैं, टेलीविजन होता है, इसकी तरंगें वापस आती नहीं तो आपको फिर यहाँ पर कोई किरणें नहीं मिलती, तो आप लोग को न चला पाते। इसलिए 11 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर आयन मंडल। आयन मंडल से ही आपकी किरणें टकरा कर वापस आती हैं और आपके सबके घरों में टीवी वगैरह चलती रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणी में बेरी नाग के निकट से निकलती है तथा बुलर झील से होकर बहती है। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया वैरी नाग है ना, वैरी नाग आपका यहाँ पर होगा वैरी नाग, और ये बुलर झील से निकलती है यहाँ पर 12 नंबर में। तो सबसे पहली बात, बुलर झील जो कि एक भारत की मीठे पानी की झील है, यहाँ से होकर निकलती है, नाम क्या है, तो आपका आ रहा है बी नंबर झेलम नदी। यहाँ पर 12 का ऑप्शन भी हो जाएगा, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, वैरी नाग, अर्थात जिसे आपने नाम सुना होगा शेष नाग है ना, तो यहाँ पर वैरी नाग से निकलती है और बुलर झील से होकर ये बहती है आपकी झेलम नदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, तो यहाँ पर याद रखिए जो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन होते हैं ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। और काफी लोग जवाब यहाँ पर शीत दे रहे हैं, तो शीत नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए उष्णकटिबंधीय में आपके अमेजन वन आपके आते हैं, वहां पर भी होती है। और आपके भारत में देखा जाए तो भारत में कौन सा है, तो ये जो आपका पश्चिमी घाट है, ये उष्णकटिबंधीय और वर्षा भी होती है। तो इस प्रकार से जैव विविधता भी पश्चिमी घाट में आपके पाई भी जाती है, केरल में, जो कि विश्व के लिए जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और मतलब बाहरतम जो मेटल शामिल होता है उसे क्या कहते हैं। तो बताइएगा, जो कठोर बाहरी हिस्सा होता है, कठोर बाहरी हिस्सा होता है जिसमें से क्रस्ट होता है और आपका मेटल होता है, उसे क्या कहते हैं। तो 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका याद रखिए बी नंबर स्थल मंडल ही तो कहेंगे कि और कुछ कहेंगे, यहाँ पर याद रखिए स्थल मंडल ही हम लोग कहेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है। यहाँ पर 15 का जवाब क्या हो जाएगा, तो चलिए 15 की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर बी नंबर K2 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, हमने बताया था कि जो आपका कह सकते हैं हिमालय पर्वत है, तो इसमें से जो आपका ये वाला एरिया है ना, तो यहाँ पर आपके स्थित है आपकी काराकोरम श्रेणी, जो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी आपकी K2 आपकी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, 16 का जवाब दीजिएगा। तो हमने बताया था प्रचंड बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलते हैं, अदृश्य बेरोजगारी या इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। बताया था कि कोई खेत में काम होता है 4 लोगों का, लेकिन गांव वाले क्या करते हैं 10 लोगों को लिए जल्दी पहुंच जाएंगे, मतलब यहाँ पर 6 लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो यही होती है प्रचंड बेरोजगारी, यहाँ पर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिए कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी भी होती है। कौन सी, मौसमी बेरोजगारी भी होती है, क्योंकि भैया धान लगा दिया है तो भैया 3, 4, 5 महीने बाद ही वो रकम आपको निकाले पाएंगे, या कह सकते हैं गेहूं बो दिया है तो 4-5 महीने, इसलिए मौसमी होता है ना। तो ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि मौसमी बेरोजगारी किसमें मिलती है, तो आपके कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मांग की धनात्मक आय लोच की व्याख्या करता है। ये एक नियम दिया था, इस नियम का प्रतिपादित किया था किसने, तो आपके यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा एंजिल का नियम। 17 का ऑप्शन जो बनेगा वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 17 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा एंजिल ही बनेगा। देखिए एंजिल का नियम क्या कहता है कि जो मांग की धनात्मक आय है वो आपकी लोच होगी, ये आपके एंजिल का नियम कहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर अपने भाषाओं में समझा जाए तो कह सकते हैं कि एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। मतलब मान लीजिए किसी भी परिवार में मान लो 5 लोग थे, अगर इनकी आय जो आपकी बढ़ रही है, जब आय बढ़ेगी तो वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत भी कह सकते हैं कम हो जाएगा। प्रतिशत दिया है ना, प्रतिशत। पहले 4 लोग इसमें से क्या थे कि कमा रहे थे और इतने को खरीद रहे थे, अब 5 लोग हो गए हैं कमाने लगे, तो थोड़ा थोड़ा लोड कम हो जाएगा। वही चीज आपका इसका दिया गया, धनात्मक आय लोच होती है। मतलब ये इकोनॉमिक्स की भाषा है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी दर बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों को वसूली जाती है। चलिए बताइए 18 नंबर में जो आपका जवाब बनेगा वो यहाँ पर कौन सा बन
जाएगा। तो इकोनॉमिक्स का ये भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा न्यूनतम उधार दर। क्या कि कह रहा है कौन सी दर बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूली जाती है, तो न्यूनतम उधार दर, ऑप्शन इसे बोलेंगे ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसकी कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है, उसे कहा जाता है। अब यहाँ पर 19 का जो ऑप्शन बनेगा, तो मांग का नियम जो अभी हमने आपको बताया था उसी को यहाँ पर इन्होंने परिभाषित कर दिया है, जो इसके पहले हमने बताया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय के साथ होती है। यहाँ पर कह रहा है कोई ऐसी वस्तु है जो निम्न स्तरीय वस्तु है, वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है, तो उपभोक्ता की आय में क्या होगा, तो इसके साथ साथ यहाँ पर 20 नंबर में क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर गिरावट आ जाएगी, है ना। निम्न वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है तो उपभोक्ता की आय में क्या हो जाएगा, गिरावट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। बताइएगा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो प्रक्रिया होती है वो आपकी कौन सी है, बताइएगा प्रक्रिया कौन सी है, चुनाव आपसे पूछा गया राष्ट्रपति। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जवाब आ रहा है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 55, तो जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 55 आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना, अनुच्छेद आपका 55 आपका हो जाएगा। प्रक्रिया आपसे पूछा गया है, प्रक्रिया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। भारत का जो अनुच्छेद 66 है ये संबंधित है किससे, तो 22 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, उपराष्ट्रपति के चुनाव से, क्योंकि आर्टिकल नंबर 61 में बोला भी गया है किस मतलब महाभियोग। और इसके बाद यहाँ पर जो 66 है, 66 में क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। बताइएगा, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको प्रदान की गई हैं। चलिए 23 नंबर में क्या बनेगा, तो याद रखिए केंद्र को, हमने बताया भी था कि जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो आपके केंद्र को ही प्रदान की गई हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, इनमें से 24 का जवाब देना है, और 24 का भी जवाब काफी लोग दे रहे हैं। यहाँ पर आपका बी एन राव, डॉक्टर बी एन राव बिल्कुल जवाब यहाँ पर आपका सही दिया गया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि संविधान के अध्यक्ष कौन थे तो क्या बताओगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताओगे। अगर पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। यहाँ पर बताइए सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो हमने आपको बताया भी था एक मॉडल पेपर में कि इस समिति में 30 लोग होते हैं, जिसे बोलते हैं प्राक्कलन समिति। क्या बोलते हैं, प्राक्कलन समिति। कहां पर है, ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें से 30 सदस्य होते हैं जो कि किसके होते हैं, पूरे के पूरे आपके लोकसभा की ही आपके होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 1 साल होता है, मात्र 1 होता है। अर्थात प्राक्कलन समिति के जो भी आपके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 1 साल का होता है, और कितने होते हैं, 30 संख्या होती है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर जो लोक लेखा समिति दे रहे हैं तो आपको बता दें, लोक लेखा समिति जो आपकी है इसमें से आपके 22 ही सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 आपके लोकसभा के होते हैं, शेष जो आपके बच जाते हैं 7 वगैरह, कितने बचेंगे, 7, ये आपके राज्यसभा के होते हैं ना। यहाँ पर सबसे बड़ी पूछी थी, सबसे बड़ी वाले में कौन है, प्राक्कलन समिति। उम्मीद है आप समझ गए होंगे दोनों पॉइंट को। क्लियर है, आगे बढ़कर देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, असुमेलित तत्व को पहचानना है। यहाँ पर देखिए कोई ना कोई एक मिलान आपका गड़बड़ है, इस गड़बड़ मिलान को आपको बताना है। विटामिन B1 का नाम थायमीन है, आप सभी को पता है कि विटामिन B1 का मान थायमीन है, बिल्कुल क्लियर है। फिर आपसे दिया गया है विटामिन B2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, मतलब ये भी पॉइंट जो आपका दिया है ये भी कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल सही दिया गया है। विटामिन B6 दिया है एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक होगा नहीं क्योंकि सी होता है एस्कॉर्बिक में, तो यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा सी नंबर, अर्थात विटामिन B6 की जो आपके अंतर्गत आता है, अर्थात इसका नाम होता है वो पैराडॉक्सिन होता है। क्या होता है, पैराडॉक्सिन होता है। ठीक है ना, कुल मिला के यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन गलत है। वहीं पर विटामिन B12 बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। क्लियर है ना, से आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक कोष की प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है। जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं इनको किसके अंतर्गत रखते हैं, एक कोशिकीय के अंतर्गत पूछा गया है। जैसे मान लीजिए हम आपको देते हैं यूकैरियोटिक, है ना, कैसे यूकैरियोटिक आपके हो गए विषमपोषी, जैसे आपका हो गया प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम हमने आपको बताया था। ये जो आपके जीव आते हैं इसमें आते हैं, तो 27 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रोटोजोअन के रूप में आपके आते हैं, जो एक कोशिकीय होते हैं ये प्रोटोजोअन के अंतर्गत आपके आते हैं। सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि अभी हमने बताया कौन, जैसे आपके होते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम आपके इसके अंतर्गत के आते हैं। आगे बढ़ते हैं, केले के पौधे की जो जड़ होती है वो क्या होती हैं, केले के पौधे में जड़ होती है कि नहीं होती, बताइएगा। चलिए इतने लोग जुड़े हैं यहाँ पर, बताइए जल्दी से, केले में जड़ होती है कि नहीं होती है। चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं, चलिए जल्दी से बताइए, होती है।
चलिए यहाँ पर देखिए 28 वाले में ऑप्शन यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं, यहाँ पर आपका डी नंबर। चलिए देखिए, याद रखिए केले की जो जड़ों की आपकी उदाहरण है इनको बोलते हैं अपस्थानिक मूल। क्या बोलते हैं? अपस्थानिक मूल कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, क्योंकि ये मूलांकर से विकसित नहीं होती है ना, आपको मेन से विकसित नहीं होती है, तो ऑलरेडी एक पौधा ही होता है जो तनों के माध्यम से इसकी जड़ें निकलती हैं। तो याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इसमें तना तो होता नहीं है, डायरेक्ट ये हो जाते हैं, तो यहाँ पर अपस्थानिक मूल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तब क्या होता है। चलिए बताइएगा कि जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश किया तब यहाँ पर ये जो जहाज होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है, थाइमस ग्रंथि का निर्मित हार्मोन्स का नाम बताना है। ये बताइएगा थाइमस ग्रंथि से जो आपका हार्मोन्स होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा 30 नंबर में। यहाँ पर जवाब देना है 30 नंबर में, काफी लोग डी दे रहे हैं। तो चलिए याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो कि आपका जवाब आ रहा है कि थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है। चलिए लॉक करते हैं 30 को ऑप्शन यहाँ पर आपके डी को। यहाँ पर होता है थाइमोसिन। क्या होता है? तो आपके थाइमस ग्रंथि द्वारा आपका थाइमोसिन हार्मोन्स आपका होता है। इनमें से जो आपका होता है टी, कौन? तो टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का आपके यहाँ पर मुख्य भूमिका आपकी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि आपकी बॉडी में देखा जाए तो आपकी प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 36 दिया गया है, बताइएगा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आप सभी लोग जानते हैं उपहार कैसा है, ग्रंथ कैसा है, रचना कैसी है, मस्तक कैसा है। स्त्रीलिंग पूछा गया था तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, रचना जो आपकी है कैसी है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है वह स्त्री जिसका पति परदेश अर्थात विदेश गया है, और गया है तो इसको मतलब भेज दिया गया, और भेजना मतलब होता है क्या? प्रेषित। प्रेषित मतलब होता है भेजा गया, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका प्रेषित पद का आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब बनेगा क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म इनमें से कौन सा हो जाएगा 38 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सही युग्म, कह रहे इप्सित का होता है अनिप्सित होता है, ये तो आपका यहाँ पर गलत हो गया है ना, अनिप्सित आपका गलत हो गया। अमित का दिया है समित दिया है, तो अमित का आपका ये भी गलत है। हया का बेहा और अधि का निरध। देखिए इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा 38 नंबर में, 38 नंबर में जो आपका बनेगा वो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर याद रखिए सी नंबर आपका हो जाएगा हया का बेहा हो जाएगा। ठीक है ना, अमित का परमित होता है, इस कारण से ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। चलिए अंधेर नगरी नाटक के जो रचयिता है वो आपके कौन है, यहाँ पर जवाब देना है सही क्या हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं कि नेटवर्क समस्या है, तो नेटवर्क समस्या हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखना है, चलिए 39 का जवाब देना है। चलिए यहाँ पर बताइए 39 नंबर में, चलिए 39 नंबर में यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा 39 नंबर में, अंधेर नगरी नाटक के भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिए गए वाक्यों में से अशुद्ध अंश को ए बी सी में इंगित कीजिए, यदि त्रुटि ना हो तो विकल्प आपको डी लगाना है। कह रहा है जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक ना एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। यहाँ पर बताइए कोई त्रुटि है या नहीं त्रुटि है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है उसको देश की एक ना एक वस्तु से, एक ना एक वस्तु दिया है, तो यहाँ पर देखो क्या गलती है, यहाँ पर एक ना एक वस्तु को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रत्येक बोल सकते हैं। क्या? प्रत्येक बोल सकते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पर याद रखिए गलती कहां पर है, इसी में आपकी गलती मिल गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया क्वेश्चन, स्मार्टफोन ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है? रेडमी इंडिया। देखो एक रेडमी इंडिया आपका कह सकते हैं स्मार्ट ब्रांड है, और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो किसे बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है सही, इसमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब 51 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए सोनू सूद, चलिए सोनू सूद दे रहे हैं, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर याद रखिए सोनू सूद इसका जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सोनू सूद इसका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर द इकोनॉमिस्ट, चलिए यहाँ पर दिया गया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो चलिए यहाँ पर 52 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये आपका नॉर्वे है। कौन है? तो लोकतंत्र सूचकांक में 2020 में जो आपका नॉर्वे रहा है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 10 रॉकेट को लॉन्च किया है। तो चलिए बताइएगा स्टारडस्ट 10 रॉकेट को लॉन्च किया है, यहाँ पर आपका 53 नंबर में। तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा आपके अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने। ये कैसे चलेगा? तो जैव ईंधन द्वारा, किसके द्वारा? जैव ईंधन द्वारा ये संचालित दुनिया का पहला आपका वाणिज्यिक लॉन्च व्हीलर आपका है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है।
किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है? यहाँ पर 54 नंबर में क्वेश्चन आपको नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपका है। और 54 का ऑप्शन बनेगा सी, ये आपका है कौन सा, RIL, ठीक है, किसे मिला है तो आपके RIL, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, क्या हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ये मिला है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर एक पुस्तक दी गई है, ये पुस्तक द इंडिया वे स्टार क्या दिया है, स्ट्रैटेजिज्म, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर अन और अनसर्टेन वर्ड के लेखक कौन है, ठीक है, आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, आप लोग समझदार हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती है। देखो 55 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से कौन बन जाएगा, ए नंबर आपके हैं एस जयशंकर है, कौन है, एस जयशंकर है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 फरवरी 2021 को, चलिए बताइएगा, 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 को लैपटॉप द्वारा पढ़कर पेश किया। बजट के इतिहास में पहली बार है जब संपूर्ण बजट डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध किया गया। इस बजट को कोई भी व्यक्ति ऐप के द्वारा देख सकता है, वह ऐप कौन सा है? एक ऐप बनाया गया जिसमें से पूरा का पूरा डाटा है और इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 56 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर, ये आपका है यूनियन बजट ऐप, ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा का पूरा बजट आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र से पहले अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा को संसद में कब पेश किया था? अर्थात ये जो आपकी आर्थिक समीक्षा है इसको पेश किया था कब, तो 57 का ऑप्शन ये हो जाएगा 29 जनवरी को इन्होंने पेश किया था, 29 जनवरी 2021 को संसद के पटल पर इन्होंने रखा था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए क्वेश्चन आपका आ चुका है कि आम आयकर दाताओं को बजट 2021-22 में कोई राहत नहीं मिली, परंतु सीनियर सिटीजन्स को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिए 75 वर्ष से जो आपके अधिक हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 75 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के निशानेबाजी महासंघ ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियंस का आयोजन किया है? तो बताइएगा इन्होंने देखो क्या किया है, निशानेबाजी महासंघ ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियंस का आयोजन किया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 59 का ऑप्शन ए, आपके कुवैत ने, किसने, तो आपके कुवैत ने किया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, याद रखिए आपके महाराष्ट्र, ठीक है, तो आपके महाराष्ट्र में जो आपको पड़ता है नागपुर, ठीक है, तो 26 जनवरी को ये महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये किया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, आप सभी को पता है कि युवा दिवस मनाते हैं कब, तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, ये अच्छा ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो 61 का ऑप्शन आ रहा है 12 अगस्त यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, क्या जवाब हो जाएगा, यहाँ पर 12 अगस्त हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है इंडिया गेट पुस्तक किसने लिखी है? चलिए बताइएगा कि इंडिया गेट पुस्तक जो लिखी है किसने लिखी है, 62 जवाब दीजिएगा। तो 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके हैं लेसी फोबर्ग, ठीक है, कौन है, इंडिया गेट पुस्तक लिखा है लेसी फोबर्ग ने लिखा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रमन मैग्सेस पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? जो आप लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रमन मैग्सेस पुरस्कार, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए किसके नाम पर दिया जाता है, तो 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा, फिलीपींस के भूतपूर्व जो राष्ट्रपति हैं उनके नाम पर यह दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस खेल को 3 रूप भेदों में खेला जाता है? यार आपसे घोड़े से खेला जाता है, साइकिल से और आपके हाथी से। याद रखिएगा ये खेल है जहां पर इस खेल को 3 प्रकार से खेल सकते हैं, घोड़े से भी खेल सकते हैं, साइकिल से और आपके हाथी से। याद रखिए हम आपको हिंट देने वाले हैं, एक खेल था जिसमें से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक इसी से कह सकते हैं गिरकर घोड़े से मर गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था घोड़े से गिरकर मरा था, तो आपका क्या हो जाएगा, पोलो। तो यहाँ पर आपका 64 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पोलो खेल है जो कि 3 प्रकार घोड़ा, साइकिल और हाथी से खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है 65 नंबर में, तो चलिए 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके नेपाल के काठमांडू में हमने आपको पढ़ाया था विशेष वाले टॉपिक में, अर्थात स्पेशल डोज में हमने पढ़ाया था, आपको याद आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया इनमें से कौन सी पर्यटन ट्रेन है? पर्यटन ट्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका पैलेस ऑन व्हील्स और रॉयल राजस्थान महाराणा एक्सप्रेस, अर्थात ये सभी कैसी हैं, ये पर्यटन ट्रेनें हैं जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल चलाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा था? तो चलिए बताइएगा कि भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा, अंतरिक्ष में कब छोड़ा, 67 का जवाब देना है। 67
1961 का ऑप्शन आ रहा है, 1975 में, डेट बिल्कुल सही है, याद रखिएगा 1975 में यहां पर आपके भारत ने अपना पहला उपग्रह भेजा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में बहुत बार पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को समझो छोटा नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्योंकि पूछा गया है और पूछा जाता है लगातार, ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के जो लेखक हो जाएंगे वो आपके कौन हो जाएंगे? यहां पर ऑप्शन बन जाएगा आपके कल्हड़, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका स्टॉकहोम, क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, स्टॉकहोम। क्लियर हो गया इतना पॉइंट सभी का? चलिए इतना पॉइंट अभी तक सभी का क्लियर है। देखिएगा यहां पर अगर हम बात करते हैं आपके बर्न, बर्न किसका है? तो आपके स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ठीक है। मैड्रिड किसकी है? तो आपकी स्पेन की है, स्पेन की है आपकी मैड्रिड है। और आपके जो दिया गया है लग्जमबर्ग, ये आपकी किसकी है? तो लग्जमबर्ग की है, तो आपको यहां पर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दलहन के जैसे याद आता है तो आपको याद रखिए आपके कानपुर में है, ऑप्शन यहां पर आपका डी हो जाएगा। अगला जो आपका यहां पर गद्यांश है आज बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इसके पहले हमने आपको गद्यांश पढ़ा दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ी सी यहां पर देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को, ठीक है, एक बंगाली परिवार में। इनका माता का नाम था शारदा देवी, पिता का नाम था यहां पर उनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, क्या देवेंद्रनाथ था, याद रखिएगा, ठीक है। 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखने लगे थे, ठीक है। और यहां पर देखिएगा कि 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, लेकिन साहित्य के प्रेमी की वजह से, साहित्य प्रेमी थे, और 1880 में बिना उपाधि के वापस आ गए थे, ठीक है। और इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की कब? 16 अक्टूबर 1905 में किया था, ठीक है। गीतांजलि के लिए इनको यहां पर याद है कि 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1919 में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था, तो कब? तो आपके यहां पर 1919 में किया था, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जब मतलब कह सकते हैं निंदा के उपरांत, ठीक है। और याद रखिएगा जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है हमारा सोनार बांग्ला, उनके लिए इन्होंने ही रचा है, ठीक है। साथ में देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ जी का जो निधन हुआ था 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। अब यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसका टेस्ट। देखो बिल्कुल इजी था, इसलिए हमने उसी फोकस किया जो आपको जरूरी है। कह रहे जनगण मन का रचनाकार कौन है? तो 71 का जवाब क्या बनेगा? यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? रविन्द्रनाथ टैगोर, ये नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटा दी थी? तो अभी आपको पता है जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था, बताइए कौन सी आपकी थी? तो आपकी गीतांजलि के लिए 1913 में। अगला दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो ये कब हुआ था और कहां हुआ था बताइएगा? तो आपके यहाँ पर 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। अगला दिया है कि उनके पिता कौन से समाज से संबंधित थे अर्थात नेता थे? तो अभी हमने आपको बताया कि आपके ब्रह्म समाज से, ठीक है। तो आइए अगली क्लास में, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।